बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। जनाब, आपसे कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है और अपने खिताब का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म ने कुरान करीम की आयत मुबारका से किया। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत और मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। अपने इस खिताब में उन्होंने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए अक़वाम आलम को ये साफ बता दिया कि पाकिस्तानी कौम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं और हम फ़लस्तीन की सिफारती और इमदादी मदद का सिलसिला हर सूरत जारी रखेंगे। उधर IMF का पैकेज मिलने और मुल्क की मईशत को 3 साल के एक मजबूत मालियाती इंजेक्शन लगने के बाद एक बार फिर पार्लियामेंट से अदालती इस्लाहात का आईनी पैकेज मंजूर करवाने की एक और भरपूर कोशिश होने वाली है और लगता है कि इस बार मतलूबा वोट पूरे हो जाएंगे। आज भी आईनी तरमीम के लिए दरकार 2/3 अक्सरियत का तराजू मौलाना फजल रहमान के हाथ में है, मगर पिछली बार की नाकामी से सबक हासिल करते हुए इस बार हुकूमत एक पलड़े में आईनी पैकेज तो दूसरे में मौलाना साहब की मर्जी की तब्दीलियां रखकर पार्लिमानी तराजू बराबर करने की कोशिश कर रही है और इसकी खबर हमें मौलाना की राय में लचक से बखूबी मिल रही है। अलबत्ता मौलाना की जमात हल्के सुरों में PTI को भी राम कर रही है और फर्द वाहिद के एक्सटेंशन के खिलाफ मज़ाहमत के बयानात भी देती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ पिछले एक बरस से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हुर्मत तार तार करके शहरियों की निगाह में इस आईनी निगहबान को बेवक़्त बनाने का काम जोरों पर है। गुज़िश्ता बरस 90 रोज की आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात करवाने का अदालती हुक्म जूते की नोक पर रखा गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया और अब जजेस और अदालत के अक्सरियती फैसलों को भी वज़रा की टीम मुसलसल धुतकार रही है और इसे आइन से मावरा करार दे रही है। खुद अदालत के अंदर भी एक घुमसान का रन है। ब्रादर जजों के फैसलों की सेहत पर उंगलियां उठा रहे हैं। लगता ऐसे है कि वो दिन किस्सा पारीना हो चुके हैं कि जब नापसंदीदा फैसलों के सामने भी वज़ीर-ए-आज़म सर झुकाकर इस्तीफा दे दिया करते थे। शायद ये भी किस्सा माजी बन चुका है जब फैसला साजों के दिलो दिमाग में तौहीन अदालत का खौफ होता था। अब तो सरेआम ये सुनने को मिलता है कि हम अदालत का एहतराम करते हैं, मगर अदालत भी अपनी हुदूद में रहे। बाकी रही आम आदमी की बात, तो इस मुल्क में आम आदमी की राय कभी भी बड़ी गेम में शामिल ही नहीं थी। उनकी याद सिर्फ इलेक्शन और बयानियों को फैलाने के लिए पहले भी आती थी और अब भी यही रवाज कायम है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात और एतराज़ात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन इकरा हारिस साहिबा, तज्ज़ियाकार आरिफ चौधरी साहब, तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब और अब से कुछ देर में सरवर वारिद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। इकरा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएगा कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हमने गुफ्तगू सुनी, जो खिताब उनका सुना, और उससे भी बढ़कर ये कि जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खिताब के लिए असम्बली फ्लोर पर आते हैं तो उस वक्त न सिर्फ पाकिस्तानी वफ्द बल्कि उसको लीड किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। यह अमल कितना खुशाइंद है? मेरा ख्याल है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सही मायनों में जो है वो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत, जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जितना दिल दुखा है फ़लस्तीन के मुसलमानों के निहत्ती शहीदों के ऊपर, और जिसमें ना औरतों का इम्तियाज़ रखा गया, ना ही बच्चों का, ना ही हस्पतालों का, ना ही दरसगाहों का, और जितना जुल्म हमने देखा है, उसके बाद ये अमल जो है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात, जितने खुले अंदाज में उन्होंने ये मौक़िफ़ बयान किया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन को लेके क्या मौक़िफ़ रखता है और फ़लस्तीनियों के लिए क्या जज्बात है पाकिस्तानियों के, ये भी, और दूसरा ये कि मसला कश्मीर और भारत की जारहियत का हर तौर मुंह तोड़ जवाब देना, ये भी बड़ा अहम था क्योंकि पसे पर्दा जितनी भी साजिशें भारत करता आ रहा है और आर्टिकल के निफाज के बाद वादी के अंदर जिस तरह इजहारे राय पर पाबंदी है, वहाँ पर सहाफत तो दूर, आप आवाज़ वहाँ पर नहीं उठा सकते, बुनियादी हकूक वहाँ पर सल्ब हो रहे हैं। आलमी दुनिया को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उससे भी कतई नज़र जब नेतन्याहू ने पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की आकर और अपना मुद्दा सामने रखकर, वहाँ पर वॉकआउट एक सिंबलाइज, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली सिंबलाइजेशन यहाँ पर हुई है और वफ्द का वॉकआउट कर जाना, मेरा ख्याल है ये एक क्लियर जवाब है कि पाकिस्तान आज भी फ़लस्तीन के साथ वैसे ही खड़ा है और उनकी कुर्बानियों के साथ खड़ा है। इस पर बिल्कुल अप्रिशिएट करना बनता है शहबाज शरीफ साहब। सिद्दीकी साहब, आप चूंकि बाहर बैठे हैं और आप खुद भी देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से इसराइल की इस जारत के खिलाफ घरों से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं मगरबी ममालिक में भी लोग फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़
आवाज उठाते हैं। आज जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द ने किया, यकीन जानिए कि इससे हर पाकिस्तानी, खा वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता क्यों ना हो, वो इस अमल की तारीफ ही करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को ऐसा करना होगा, या बाकी जो मेंबरान असम्बली हैं उन्हें भी सख्त अल्फाज में या फिर अपने अमल के थ्रू इस अंदाज की, इस हैवानियत की जो है वो एहतजाज करना होगा इसके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, पिछले एक साल से जो लेबनान के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जिस तरह एट्रोसिटीज़ हो रही है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, सारे तो पूरे दुनिया के मुसलमानों का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। और आज वज़ीर-ए-आज़म और जो वफद ने बाईकाट किया है और उठ के बाहर चले गए, ये बहुत अच्छा इकदाम था। कम से कम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज गया। और आपने जिस तरह कहा कि बाकी असेंबली मेंबरान, सिर्फ असेंबली मेंबरान नहीं बल्कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं, तकरीबन 54 के करीब है, तमाम को यही करना चाहिए। जब तक हम जो अपनी यूनिटी शो नहीं करेंगे तब तक मामला कैसे आगे बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात पे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ पे इस किस्म के आलमी मसाइल या मैटर्स आ जाते हैं, वहाँ हम सबको अपनी यकजहती दिखानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये उनका एक ऐसा इकदाम है जिससे तमाम लोग अप्रिशिएट करेंगे। और दुनिया को भी देखना चाहिए, यूएनओ को भी देखना चाहिए कि जिस तरह इसराइल वहाँ पे बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहा है, औरतों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, कितने लोग शहीद हो चुके हैं, कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोग बेघर हैं वहाँ पे। तो ये अमेरिका को भी आगे खोलनी चाहिए, यूरोप को भी देखना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। बल्कि दुनिया में अगर कहीं उनके इलाके में कोई बिल्ली भी किसी छज्जे में फंस जाती है तो वहाँ पे जो है एनिमल राइट्स आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह मुसलमानों का, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, इस चीज को रुकना चाहिए और पूरी दुनिया को इसके ऊपर जो है वो आवाज उठानी चाहिए। यूएनओ को भी इसके ऊपर अपने फैसले देने चाहिए। और आखिर में फिर मैं ये कहूंगा कि हमारे वज़ीर आज़म का ये अहसन इकदाम था और उनके साथ जो लोग गए हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिलों की उमंगों पे पूरे उतरे। जी ज़रिया। बिल्कुल चौधरी साहब, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया पाकिस्तानी वफ्द ने, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने। और वाकई जैसे सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे हैं कि जिस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीबन 54 के करीब इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और इसके अलावा भी यूरोपियन कंट्रीज़ में से अक्सर देखा जाए तो अक्सरियत जो है वो इसराइल की हिवानत के ख़िलाफ़ है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ना सिर्फ इन इस्लामी ममालिक का किरदार क्या होना चाहिए, बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अपने ममालिक में तो एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन एक मुँह तोड़ जवाब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इस बर्बरियत का और जुल्म का ताल्लुक है, अमेरिका के अंदर तलबा ने यूनिवर्सिटियों के अंदर एहतजाज किया है और बेइंतहा एहतजाज हुआ है पूरी दुनिया में। असल बात जो है वो एहतजाज की हद तक तो ठीक है, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया, अपनी तरफ से फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती भी किया और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद की और जालिम के उसके मुँह पर कहा कि आप जालिम हैं और आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता अपने आप को इंसान कहलाने का। तो ये काबिल इस्ताइश बात है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया गया और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के अलावा कश्मीर के मामले पे भी जो काफ़ी अरसे से बैक बर्नर में इशू पड़ा हुआ है आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि उस मसले को रिवाइव करना भी ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के का जो बुनियादी स्तून है, इस पे मैं समय बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन असल बात जो है जिसकी तरफ सिद्दीकी साहब ने भी इशारा किया है वो ये है कि पाकिस्तान ने तो अपना काम किया और पाकिस्तान मुसलसल अपने इस अमल में क़याम पाकिस्तान से लेकर जबकि कायदे आज़म ने फरमा दिया था तो उस पर चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि वो ममालिक जो अपने आप को मुस्लिम कहलाते हैं और वहाँ जो हुकूमतें हैं वो बादशाहतें कायम हैं, वो सारे बादशाह जो है वो इस इशू को अपने इशू के तौर पर नहीं ले रहे हैं। वो इसराइल के साथ ताल्लुकात भी बना रहे हैं और अमेरिका जो इसराइल की हर तौर पे जो भी इसराइल करता है उसको वो एंडोर्स करता है, उसके साथ भी खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि महज हमारे एहतजाज से एहतजाज हमने अपना काम कर दिया, कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अक़वाम आलम को जागना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि ये जो सिलसिला इसराइल ने शुरू किया है, पहले उसने फ़लस्तीन पर इस हद तक जुल्म ढाया है, फिर अब लबनान पर,
اور آئندہ آنے والے دنوں میں ایران کے ساتھ اس کی جارحیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اس سارے عمل میں پاکستان ہی نہیں بلکہ اقوام عالم کو اور خاص طور پر مسلم ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب تک وہ کھڑے نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں نا کال اسپیڈ کھڑے ہو کے نہیں کہتے امریکہ کو کہ بھئی رک جاؤ اب اسرائیل کی امداد بند کرو. اور اگر آپ دنیا میں چھوٹے مختلف بہانوں سے عراق کی امداد ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک بوگی کھڑی کر کے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں تو سیدھا جینوسائیڈ ہو رہی ہے, انسانی قتل ہو رہا ہے, بچوں کا قتل ہو رہا ہے. یعنی یہاں آپ ان کے خلاف کوئی سینکشن نہیں لگاتے تو آپ کے یہ جو دور معیارات ہیں ان کے ساتھ انہیں کہنا چاہیے کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دوہرا معیار اب صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں, ماضی سے تو ہم بھی یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ بار بار جموں کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے باوجود اقوام متحدہ ہمیشہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے. لیکن اس بار جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ شاید کہ آج سے پہلے کبھی انسانوں نے ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہو. یہ تاریخ اس قسم کی اور آپ میں ایڈ کروں, سن لیں ایک جملہ کہ حق وہ ہے ظفر چھین لیا جائے جو بڑھ کر یہ پھیلے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے لیے تھے. کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو, اگر ہم صرف اس طرح سمبولک احتجاج پر ہی گزارا کریں گے, اتفاق کریں گے تو اب دنیا اس عمل سے آگے جا چکی ہے. مودی کا ظلم اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ, خود آپ ان دنوں میں ششی تھرور کی کتاب پڑھ رہا تھا, کوئی ان کے اپنے رائٹر جو ہیں وہ اس ظلم کو اس بربریت کو باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, وہاں باقی اقلیتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, تو تحقیق کیا جا رہا ہے. تو اس سارے سلسلے میں لیکن اس کے باوجود ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی کامیابی سے چل رہی ہے دنیا, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کونسل کے ممبر بن جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤثر انداز میں ان کا منہ توڑ جواب کسی سطح پر بالکل کسی سطح پر نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن بات یہیں پر آگئی ہے کہ اسلامی ممالک کا بھی کوئی ایک جو ہے نا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے اس معاملے کو لے کر. OIC کا اجلاس بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ بلایا جانا چاہیے تاکہ اس معاملے کی مزید جو ہے وہ اس کا فالو اپ لیا جا سکے. یعنی اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آج کے پروگرام کی ہماری جو ٹاپ سٹوری تھی اس خطاب سے پہلے کہ ایک گردش خبر کر رہی ہے وفاقی دارالحکومت میں کہ جلد ہی حکومت وقت ایک بار پھر سے آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کا رخ کرے گی. اور اس بار اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید کے نمبر پورے ہیں اور حکومت کہیں نہ کہیں مولانا صاحب کو رام کرنے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو وقت گزرتا جائے گا ممکن ہے کہ مولانا صاحب کی خواہشات کی تکمیل کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پلڑا بھاری کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہوتا جائے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب خود بھی اور ان کی جماعت کے دیگر ممبران بھی اکثر ہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ شخصیت پرستی سے پیار کرتا ہو, شخصیت پرستی کو تقویت دیتا ہو. نسیم صدیقی صاحب مجھے یہ بتائے گا کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار جب نمبر گیم کی باری آئے گی تو حکومت کوشش کرے گی کہ جس طرح سے پہلے اسے سبکی کا سامنا ہوا اس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کو مزید مضبوط کر کے قومی اسمبلی کا رخ کرے؟ دیکھیں ذریعہ یہاں پہ دو چار باتیں آ جاتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اسمبلی کے اندر لوگوں کو چن کے عوام بھجواتی ہے تو ان کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے, وہ دستور ساز اسمبلی کرواتی ہے. سب سے پہلے یہ وہ دستور ساز اسمبلی ہی نہیں ہے کیونکہ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا, لہذا ان کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کا ایک تو مورلی بھی کوئی بھی ان کے پاس حق نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 73 میں کس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک متفق کا آئین دیا اور اس وقت جو اپوزیشن تھی ان کو آن بورڈ لیا, بحث مباحث تکرار ہوئی اور مل جل کے ایک آئین لایا گیا. اب جو آئین میں ترامیم لانی ہوتی اس میں کوئی ترامیم لانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ جو ترامیم لانی ہے ان کو پیش کیا جائے, اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو, ڈیبیٹس ہونے کے بعد جس چیز پہ تمام لوگ متفق ہو جائے وہ آئین میں ترمیم آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ جو ترامیم لا لیں وہ اسمبلی ممبرس کو ہی پتہ نہیں, وہ حکومت کو ہی نہیں پتہ نہیں کہاں پہ کون سی فیکٹری میں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. اور اس کے لیکن اب جو آئینی ترامیم تیار ہو رہی ہیں, جو دوبارہ سے ری ڈرافٹنگ ہو رہی ہے, وہ مولانا اور اپوزیشن میں بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ مل کر نیگوسیشن کے ساتھ کریں اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان اکرم راجہ اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں. جی بالکل ذریعہ, یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ڈیبیٹ کے لیے اسمبلی میں لانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نمبر گیم پوری کرنی ہے مولانا کو
जो डिमांड्स हैं उनकी पूरी कर दी जाए, ये तो फिर ब्राइब हो गया ना, ये तो आप लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह आईनी तरामीम तो नहीं होती। फिर आप लोगों को अगवा कर रहे हैं, आप नंबर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप अदालत के अंदर फिर वो 63A का केस लगा दिए गए ताकि बहुत कर दी जाए। तो वो कहते हैं ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियाती, हम लोग का दारोमदार नियतों पे है। नियत साफ होनी चाहिए, तरामीम होनी चाहिए, लेकिन किसी शख्सियत के लिए नहीं होनी चाहिए, कोई जाती मफाद के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी एक ग्रुप की होनी चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के साथ होनी चाहिए। इकरा 63A का केस लग गया है, 30 सितंबर को इसकी फर्स्ट हेयरिंग है। आपको लगता है कि फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार होगी? अच्छा, तरमीम का मसवदा तो पेश होगा, लाजमी होगा। ये एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि जिस तरह उनके साथ मसवदे को लेकर नेगोशिएशन होती रही, और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ चीज़ें वाज़े भी की कि किस तरह उन्होंने एक पुल का किरदार अदा किया और कुछ गैर इंसानी तरमीम को वो रोके। और उन्होंने बताया कि इतनी ब्रेवरी और हीरोइक जेस्चर जो उन्होंने दिया, शायद अगर वो ना देते तो मुश्किल हो जाता। अच्छा, उस मुलाकात में जितने सहाफ़ियों को मैंने सुना है, 3 चीज़ें तो बहुत ही क्लियरली मौलाना ने इस हवाले से इशारतन और एग्री भी वो इस हवाले से किए कि मौलाना 3 चीज़ों पर हुकूमत की मान भी गए और कुछ पे हुकूमत को मनमाल भी लिया और हुकूमत उन चीज़ों से पीछे हटी भी। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली हमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना नहीं भी मानते तब भी वो ये आईनी तरामीम मंजूर करा सकते हैं, इसे आप सियासी धमकी भी उनकी कंसिडर करार दे सकते हैं। लेकिन बिलावल की परसू करने के बाद ही मौलाना फजल रहमान को जो टास्क मिला, उन्होंने PTI को ऑन बोर्ड लिया और अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो ये तरामीम लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर वो एग्री हुए। उनमें एक तो ये था मौलाना जिस पे माने कि आईनी अदालत का कयाम जरूर होगा। दूसरा ये था कि फर्द वाहिद को नहीं फैसिलिटेट किया जाए। आईनी अदालत का कयाम पे मान गए। फिर मिलिट्री कोर्ट्स जिसके ऊपर 9 मई की केसेस का होना है, उसके ऊपर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। और तीसरा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी तमाम सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसमें फौज भी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट या फिर और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उन्हें भी तोसी मिल सकती है। कुछ अच्छा, लेकिन इसमें इकरा मेरे पास जो खबर है वो ये भी है कि इस गुफ्तगू में ये भी मौलाना ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मातहत होगी, और दूसरा ये भी कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उस आईनी अदालत का को चेयरमैन मुकर्रर किया जाए, मतलब बैलेंस रखा जाए, ऐसे ना महसूस हो कि मतलब किसी एक शख्स के ही फैसले जो हैं उसको माना जाएगा। जो चहमगोइयां हो रही हैं इस तरमीम को लेकर, वो तो बज़ाहिर ये हो रही हैं कि 2 चीफ जस्टिस यानी कि पावर तकसीम हो जाएगी। एक को जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और दूसरे को मंसूर अली शाह साहब लीड करेंगे। और हुकूमत का टारगेट भी ये है कि जनाब इस पावर को किसी तरह डिवाइड कर दिया जाए। और कहते हैं ना, एक सल्तनत में 2 बादशाह होते हैं, इस तरह वाली सूरत हाल हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि 3 अक्टूबर को जो अब इजलास होने सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है 63A की, हुकूमत का जो सारा दारोमदार है उस समाअत के ऊपर है कि अगर उन्होंने सारी बॉल्स जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर और सारी उम्मीदें उन पर रखी हुई हैं कि ये 5 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा, तो ये फैसला अगर उनके हक में आ जाएगा तो जितने लोग हुकूमत ने कायल किए हैं वोट देने के लिए, तरामीम में साथ देने के लिए, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इस समाअत के बाद एक तारीख लाजमन सामने आ जाएगी और हुकूमत का टारगेट है कि जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है उससे पहले ये आईनी तरामीम का मुसवदा जो है निपटा तैयार हो जाए, निपटा दिया जाए। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर जी बताइएगा, ये जो 63A का केस लग रहा है 38 सितंबर को, फ्लोर क्रॉसिंग की राह आपको हमवार होती हुई नजर आ रही है, और दूसरा ये भी कि हुकूमत अब अगले हफ्ते आईनी पैकेज को लेकर जा रही है कौमी असेंबली में, इस बार कामयाब होगी? देखिए, हुकूमत के पास ब्रूट फोर्स है, उनके पास पूरी हमायत हासिल है और उनके पास सरमाया है, वो लोगों को खरीद सकते हो रही थी, वो लोगों के को डरा धमका सकती है, लालच दे सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस तरमीम को पाकिस्तान। सरवर बारी साहब, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, प्रोड्यूसर साहब काइंडली चेक कीजिएगा। मैं आरिफ चौधरी साहब से इस बारे में गुफ्तगू कर रही थी। और चौधरी साहब, एक तो ये कि अदालतें किस तरीके से एक आइन को दोबारा से रीराइट कर सकती हैं। 63A का केस तो लग चुका है, 38 सितंबर को फर्स्ट हेयरिंग भी, और दूसरा ये भी कि क्या वाकई हमारे मुल्क में आईनी अदालत का क़याम इतना ज़रूरी हो चुका है कि अगर ये नहीं होती तो ऐसे लगेगा कि जैसे जुडिशल रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकती। जुडिशल रिफॉर्म्स की पहली सीढ़ी आईनी अदालत है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आईनी पैकेज है तरामीम की सूरत में आ रहा है, ये सरासर
پاکستان کی وحدت کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے عدالتی نظام پہ بھی ایک ضرب کاری ہے۔ اس میں اگر آپ غور کریں، میں آج بھی پڑھ رہا تھا جو مجوزہ ترامیم ہے، تو اس میں بنیادی طور پر یہ جو ایک تو ایج لیمٹ جو ہے وہ 68 کرنے ججز کی جو ہے وہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ موجودہ ججز خاص طور پہ چیف جسٹس جو حکومت کے ساتھ مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں، ایک ایجنڈے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، انہیں اس آئینی جو بنائی جا رہی ہے کورٹ اس کا سربراہ بنایا جائے، اور 68 یعنی مطلب 65 کی ایج پہ وہ ریٹائر ہونے کی بجائے سیدھے وہاں جا کے 68 کی ایج تک وہاں بیٹھ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس آئینی عدالت سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں وہ اختیارات سپریم کورٹ سے بھی زیادہ ہے، یعنی 100/100 کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ہائی کورٹ کے ججز کی یا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی، وہ بھی ان کی مشاورت سے ہوگی، یعنی آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ماورا، وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں سپریم کورٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اچھا پھر ایک اور بڑی زبردست چیز لائی جا رہی ہے کہ جی ڈوئل نیشنلٹی والا بھی جو ہے وہ جج بن سکے گا، یعنی اس آئینی عدالت کا، یعنی مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں چیزیں موجود ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ ویسے بڑی تعجب کی بات ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی والا پاکستان میں کوئی سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتا، اس ملک کا وزیر اعظم تک نہیں بن سکتا، لیکن وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی عہدہ رکھ سکتا ہے۔ وہ ہائی کورٹ کا جج بن سکے گا، آئینی کورٹ کا جج بن سکے گا، ٹھیک۔ اچھا تو اب یہ ساری کی ساری جو اسکیم چلائی جا رہی ہے، یا مقصد اس کا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تا قیام قیامت اس طرح کی صورت حال پیدا کر دی جائے کہ حکومت وقت جو ہے وہ مقرر کرے جج اپنے ہینڈ پیکڈ اپنی مرضی کے، اور وہ جج صاحبان جو ہے ان سے 100/100 آپ ذرا غور کریں کہ جو کہہ دیا اپنے بلاول نے کہ جی صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں چودھری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، سرور باری صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سرور باری صاحب امید ہے آپ کو میری آواز اب کلیئر ہوگی، کائنڈلی اپنا تجزیہ مکمل کیجیے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، جب سے پاکستان کے اندر 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور اس سے پہلے جو سارا کھیل کھیلا گیا ہے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، اب اس مینڈیٹ کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، نہ پاکستان کی عوام نے کوئی لیجیٹیمیسی دی ہے، نہ اس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ اس پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے یہ چلے گا نہیں، یہ کر لیں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں، سرمایہ ہے، دولت ہے، اس کے علاوہ ایک ان کے طاقت ہے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور یہ جتنی بھی ترامیم ہو رہی ہیں بالکل عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے اس کو۔ نہیں، لیکن عوامی حمایت کا یوں مجھے بتائیے کہ پاس رکھتا کون ہے؟ عوامی ووٹ کا، عوامی مینڈیٹ کا تو پاس رکھا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج بھی جو ہے ایک رد عمل دیا ہے، میں خود حیران ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنا اختیار ہے، یا وہ مطلب میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا کہا جائے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ جسے سپریم کورٹ نے خود اپنے تفصیلی فیصلے میں چارج شیٹ کیا، وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بجائے الٹا رد عمل لے رہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آئی ہے رولنگ آئی ہے اس میں بہت واضح طور پر لکھا ہے 8 ججز نے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ پرائمری پارٹی بن گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے 8 جج جو ہے یہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ہے ان کی، اور جو پی ٹی آئی کو پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے، 90 دن میں انتخابات نہیں کروائے انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اور اسی طرح تک دیکھ لیں 8 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو جتنے بھی الیکشن رزلٹ پاؤنس پڑے ہیں ان میں ابھی بھی اتنی خامیاں ہیں، انہوں نے 38 کمیٹیاں بنائی، اس کے باوجود آپ ان کمیٹیوں سے ایک ہفتے میں سارا معاملہ ٹھیک کرنا تھا، ابھی تک نہیں کر سکی، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نہ صرف بددیانت ہے اور وہ نااہل بھی ہے، اور وہ ہر قسم کی بددیانتی کرنے کو تیار ہے، تو یہ تو باقی تو کھیل ہے، باقی تو تماشا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ماڈرن ریاست ہے اس کو آپ نے رول آف لا کے تحت چلانا ہے، اس کے اندر سیاسی اخلاقیات ہوتی ہے، اگر یہ سب چیزیں بلڈوز کر رہے ہیں تو پاکستان کی
बकवास को यहाँ पर टेस्ट शायद करने रूल के ऑफ लॉ के बाद- मुताबिक चीजें नहीं, एक विश लिस्ट के मुताबिक चीजें चलती हैं सरवर बारी साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आज रिव्यू पिटीशन दायर की है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आई, आपको समझ आ रही है? जरिए आप ये देखें कि वही इलेक्शन कमिश्नर की हुकूमत की जो एक आंख का इशारा भी किया है ना, उसको समझ लेते हैं। जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बल्ले का निशान पीटीआई से ले लिया, तो इन्होंने उसकी कोई तफसील नहीं मांगी या उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी और इन्होंने पीटीआई का ही सफाया कर दिया। अब जबकि जिस तरह भी सरवर बारी साहब ने बात की कि 8 जजों का फैसला है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये 8 जज हम बार बार ना गिनवाएं, हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? एक लार्जर बेंच बना है, उसमें मेजोरिटी ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत से मिलके, स्पीकर से मिलके जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी के काम करते चले जा रहे हैं। उसमें जस्टिस आयशा ने भी एक दफा पूछा कि चले ये पीटीआई को सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती, लेकिन ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को किस हिसाब में दे दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त वही काम कर रहा है कि बॉल समीउल्लाह से कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, क्योंकि वो उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। और सरवर बारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि इस मुल्क में जो इस वक्त एनार्की फैली हुई है वो इलेक्शन कमिश्नर की हटदर्मी, इलेक्शन कमीशन की हटदर्मी की वजह से है। क्योंकि अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते तो शायद ना 9 मई होता, ना मुल्क के हालात इस किस्म के ये भी होते। एक अलग डिबेट है कि अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद उन रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं किया गया मखसूस नशस्तों के मामले पर। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, 2.5 माह हो गए, उस फैसले को तस्लीम नहीं किया। अगर तफसीली फैसले के बाद तो कोई वक्त ही नहीं रह जाती अदालती फैसलों के हवाले से। लेकिन मैं हैरान हूं कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। आज ये जुमला भी अपनी पिटीशन में लिखा गया। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, IMF पैकेज की मंजूरी के साथ अब नई शराइत मंजर आम पर आ गई हैं। खासो आम की मुश्किलात बढ़ने का इम्कान जो है पहले से ज़्यादा होता चला जा रहा है। और जो कड़ी शराइत है उसमें सबसे बड़ा अहम मुतालबा ये है कि IMF जो है वो NFC अवार्ड पर नजरसानी और अखराजात मॉनिटर करने का मुतालबा करता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अपने अखराजात में कमी लाया जाए और चीज़ों को मॉनिटर किया जाए और एक बार फिर से उनके हवाले से कोई नई पॉलिसी मंजर आम पर लाई जाए। नसीम सिद्दीकी साहब, ये IMF का पैकेज आ गया, हुकूमत की कोशिश है कि हुकूमत इस चीज़ को लेकर चले, जहाँ पर एक तरफ सियासी मसाइल हैं, वहीं पर ये मौशी मसाइल में कहाँ बड़ा मसला ये भी है कि इस पैकेज को कंटिन्यू कि नई शराइत के साथ और कितनी सख्त शराइत के साथ करना है। लेकिन ये जो NFC अवार्ड का मामला है ये इंतहाई संगीन हो जाएगा हुकूमत वक्त के लिए, जब विफाक को सूबों से बात करना पड़ेगी। देखिए, आपने जरियाब ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और मैं पहले बता दूं कि आपने जो इंट्रो भी आज दिया था ना, बहुत जबरदस्त इंट्रो था। आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं कि देखिए ये जो NFC अवार्ड है ना, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे पैसे तो सूबे ले जाता है, लेकिन ये जो कर्ज मिलता है, IMF से लोन मिलता है, ये सारा वफाक को मिलता है और वफाक ने ही वापस करना पड़ता है। तो इनको मिल बैठ के तय करना पड़ेगा कि अपनी आमदनी में से जो है वो कुछ हिस्सा जो है वफाक को दे, ताकि वफाक को जो कर्जा वापस करना है वो आसानी से कर सके। दूसरी बात ये है कि हमें कोई शादियाने नहीं बजाने चाहिए। IMF से कर्ज मिल रहा है, कोई हम पैसे तो नहीं कमा रहे ना, तो कर्ज थोड़ी निकली है हमारी। एग्जैक्टली। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि इन्हें ज्यादातर जो तवज्जो है वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ किस तरह दी जाए। उसका सिंपल तरीका है कि आपने डॉलर्स कमाने हैं, क्योंकि दुनिया में डॉलर्स चलते हैं। अब आप देखें कि जिस तरह आपके यहाँ पे भरे हुए कंटेनर्स जिनको दुनिया भर के कोने कोने में फैला होना चाहिए, वो कंटेनर्स आपने सड़कें ब्लॉक करने के लिए रखी होती है। आरिफ साहब को पता होगा कि अगर एक कंटेनर ने कराची पहुंचना है और उसकी वहां पे स्लॉट बुक है, अगर उसकी वो स्लॉट मिस हो जाएगी तो उसको हो सकता है कि महीने बाद भी वो स्लॉट ना मिले और उस कंटेनर के अंदर जो सामान होगा उसका क्या असर होगा, जो आपका एक्सपोर्टर है या जो दूसरे ममालिक से उसको इंपोर्ट कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। दूसरा आपका टूरिज्म आ जाता है। आप देख लें कि कल जो है वो मैरीटाइम डे मनाया जा रहा था, बड़ी ब्लू इकोनॉमी की बात हो रही थी, तो मैंने उसमें बताया कि ब्लू इकोनॉमी हमारा सिंध से लेके बलोचिस्तान तक हमारा इतना समुद्र फैला हुआ है, लेकिन हम वहां से कौन से पैसे हमारे दुनिया में आप देखें कि बड़े बड़े जो बहरी जहाज होते हैं वो
टूरिज्म के ऊपर निकलते हैं, मुख्तलिफ साहिल पे जाके रुकते हैं और लोग उस मुल्क में जाके शॉपिंग करते हैं, हजारों पाउंड डॉलर्स का ज़र मुबादला आता है। हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट्स कितनी हो रही हैं, हम टूरिज्म से कितना कमा रहे हैं, बिजली इतनी महंगी है कि लोग अपनी फैक्ट्रीज उठा के जो है वो दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। तो असल हमें कर्ज पे नहीं खुश होना, हमने ये सोचना है कि हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को किन किन तरीके कार से जो है वो बेहतर, आप टैक्स देंगे, आप गरीबों को कितना निचोड़ेंगे, कितने बिजली के बिल बढ़ाएंगे, कितने गैस के बिल बढ़ाएंगे, तो हमें आमदनी की तरफ आना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को देखना होगा, और बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हुकूमत की अपनी बका का मामला भी है इकरा। सिर्फ आईनी तरमीम या फिर यूं कह लीजिए कि आइन को ऊपर नीचे कर लेने से हुकूमतें कायम और दायम नहीं रहती है। हुकूमतें मुआशी पॉलिसियां भी सेट करनी होती है। एक चीज़ मैं ऐड यहाँ पर करना चाहती हूँ कि जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है IMF की तरफ से, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे सबसे पहले अगर इस्तेसाल होगा तो वो गरीब किसान का होगा। दूसरा प्रॉपर्टी सेक्टर, यहाँ पर मुतवस्सत तबका और अमीर तबका दोनों हैं, लेकिन पिस्ता हमारे यहाँ अक्सर मुतवस्सत तबका है। तीसरा है रिटेल सेक्टर, जहां पर हम ये देखते हैं कि जिसका ताल्लुक हर आम आदमी से है। बिल्कुल सही, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अब हमें ज़रूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की। बग़ैर स्ट्रक्चरल मौशी एमरजेंसी रिफॉर्म्स के बग़ैर ये कहना कि जनाब ये 24वां IMF का प्रोग्राम है और इसके बाद ये हमारा आखिरी होगा, ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब है, ऐसा मुमकिन नहीं है। 1966 से लेके अब तक ये 24वां IMF प्रोग्राम है जिसके अंदर हम मौजूद हैं, और होता ये है कि एक कर्ज लेकर हम पिछले कर्ज को उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि आखिर हम क्यों वो कर्ज नहीं उतार पा रहे। IMF भी जो बात कर रहा है और उसके बाद दोस्त ममालिक से हमने पैसा लिया और अब सिर्फ हमें कुशन इस चीज़ का मिला है कि हम उस डिफ़ॉल्ट की स्टेट से बाहर आ गए हैं। और ये जो कुशन का गैप है, मेरी कुछ मईशत वालों से भी बात हुई जब मैं अपने प्रोग्राम्स करी, तो उन्होंने कहा ये जो कुशन है ये हमारे पास सिर्फ इतना टाइम है कि हम अपने एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करें ताकि हमारी बिजली की कीमतें नीचे आ सकें, हम अपने एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स कर सकें, हम अपने रिटेल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स कर सकें। क्योंकि अगर अब ये इस्लाहात हम नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो GDP टू टैक्स रेशो है वो तकरीबन 9% है। इस 9% के तहत अगर आप ये सोच लें कि जनाब किसी भी मुल्क के अंदर मौशी इस्तेहकाम आ जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। इस रेशो को बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर अभी आप जिक्र कर रही थी सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात का, पहले ही आज KP की तरफ से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं और उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला KP से बात करेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई धमकी वहाँ से भी सामने आएगी। लेकिन साहब इतनी आसानी से वो नहीं मानेंगे। और दूसरा, थोड़ी सी शराइत भी इसके साथ है, मतलब पंजाब जिस तरह रिलीफ दे रहा था बिजली के अंदर, आप वो नहीं दे सकते। बिल्कुल, आप जो ज़िमनी ग्रांट्स थे आप वो नहीं दे सकते। तो ये एक छोटा सा टाइम पीरियड है, और अगर इसके अंदर हुकूमत ने अपनी सिमत दुरुस्त ना की और वो इक्विलिब्रियम या वो मौशी हम ये कहें कि बैलेंस हम ना लेकर आए, तो ना तो इस कर्ज का हमें कोई फ़ायदा है। और वो सही कहा नसीम साहब ने, हमें कोई मिठाई तो मिली नहीं है जिसके ऊपर हम शादियाने बजाएं। यहाँ एक रिलीफ ज़रूर मिला है, और इस रिलीफ में अब बड़ा हार्ड टाइम है हमारे लिए, क्योंकि हमारी टैक्स रिफॉर्म्स ही अब तक नहीं हो पा रही। हम टैक्स नेट में लाने के लिए शराइत पे सख्तियाँ किए जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें FBR में किस किस्म की एमरजेंसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि हम टैक्स नेट ही अपना इकट्ठा नहीं कर पाते। सो इसके लिए हमें बहुत संगीन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। शायद इस एमरजेंसी को भी इसी तरीके से नाफिज करना होगा जैसे हम वो PP की कमेटी और आईनी अदालत को देखते हैं। आरिफ चौधरी साहब, कल भी जब IMF की शराइत मंजर यहाँ पर आई तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में पंजाब की तर्ज पर जिस तरीके से बिजली की कीमतों में सब्सिडी रिलीफ देने का कहा गया, ये नहीं हो सकता। और जैसे कि इकरा ने भी दोबारा से रिपीट किया कि ज़िमनी ग्रांट्स जो हैं वो भी नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक मरीम नवाज साहिबा की एक तकरीब से खिताब के दौरान एक जुमला याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कब तक रहती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि जब तक अपने ओहदे पर हूँ कुछ अच्छा ही करके जाऊँ। अब जरा आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी इन दोनों मामलात पर। देखें, जब ये शादियाने बजाते हैं कर्ज मिलने पर, तो उस वक्त गालिब का वो शेर मुझे आता है ज़हन में, कर्ज की पीते थे मैं और ये कहते थे कि हम फाका मस्ती रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। यानी हम कर्ज देकर समझते हैं कि शायद हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है, सिद्दीकी साहब ने भी इशारा किया कि ये जो, और हमारी बहन भी यही कह चुकी हैं, बुनियादी तौर पर ये जो कर्ज होता है IMF का कर्ज सिर्फ आपको वक्ती तौर पर डिफ़ॉल्ट से बचाता है। यानी ये कभी भी किसी मुल्क ने तरक्की IMF के कर्ज के ज़रिए नहीं दी। तरक्की जो होती है वो अपने आप को वसाइल जनरेट करना पड़ते हैं, और इसके अलावा आपको अपनी मईशत का जो समत है वो दुरुस्त करनी पड़ती है। उसमें आपको अखराजात जो है
वो कम करने पड़ते हैं। अब तक आप देखें जितने भी हमें बेल आउट पैकेजेस मिले हैं उसको हम लेकर हजम कर गए और मालूम नहीं कहां कहां हमने भेजा, और आप अगर उसके असरात देखें तो आम आदमी तक नहीं पहुंचे। आप अगर अपने बजट में तखसीस देखें तो आपको तालीम और सेहत के शोबों पर बिल्कुल डेसिबल पॉइंट कुछ नजर आता है, और बाकी ज्यादातर हम खुश होके अपने डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं या फिर हम अपने दूसरी अय्याशियों पर। और आप देखें कि आज तक अभी यानी हुकूमत इस मामले में जरा बराबर नहीं सोचती कि ये जो वफूद के तबादले हो रहे हैं, वफूद जा रहे हैं, एक छोटा सा यानी काम करने के लिए भी आप पूरी सारी जो लंबे चौड़े डेलीगेशन को साथ लेकर जाते हैं, सबको साथ लेके जाते हैं और इतना खर्च कर आते हैं। कभी किसी ने पूछा ही नहीं है कि हुकूमती अखराजात में जरा बराबर कमी नहीं आई। यानी अगर हुकूमती अखराजात में कमी नहीं आएगी, ब्यूरोक्रेसी के मामलात को दुरुस्त आप नहीं करेंगे तो आप जो मर्जी करते रहे आपका। और दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रिकल डाउन असरात होते हैं ना, ये इस्लाहें हैं जो हम सुनते आए हैं। ट्रिकल डाउन असरात उस वक्त होते हैं जब आप मईशत को दुरुस्त कर रहे होते हैं, और मईशत को दुरुस्त करने के लिए आपको ये तवाज़ुन कायम करना होगा मईशत। और एक और बात, आबादी के ऊपर जब तक आप तवज्जो नहीं देते, जो मर्जी आप करते रहे, यानी एक तरफ आबादी है और दूसरी तरफ आपके वसाइल है, आप अपनी ही बिल्कुल ऐसे ही है चौधरी साहब। IMF मुआहिदा हो या हुकूमत की बका का मामला, जिस तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से एक इमरजेंसी हमें नजर आती है, उसी तरीके से हमें जो मौशी पॉलिसियां हैं वहां पर भी देखना होगा कि हम वहां पर किस हद तक इस्लाहात ला सकते हैं और इन्हें कामयाब बना सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।